कोई राजनीतिक विषय नहीं है, मैं जवाब बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरा अंतर्मन रो रहा है। जिस तरह की हिंसा हुई है वो होनी नहीं चाहिए, वो भी अपने ही देश के युवा बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ। कितनी ऐसी वीडियो देखोगे, आरएफ के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, पुलिस के जवान किस तरह पीट रहे थे जानवरों की तरह निर्दोष निहत्थे बच्चों को। उनके पास कोई वेपन नहीं था, वो तो अपना अधिकार मांगने आए थे। शायद वो कभी किसी प्रोटेस्ट में गए। मैं बैठ गया और रात भर बैठा रहा, बारिश होती रही, सुबह हुई। मैं बैठा भी इसलिए था कि बाहर बैठूंगा तो उठ के जाऊंगा, लोग कहेंगे प्रोटेस्ट छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन अगर यहां बैठा हूं तो लोकसभा का सत्र जब चलेगा तो अपनी बात को कहने वहां भी चला जाऊंगा। वो मेरे लिए आसान, 2 गैलरी पार करनी पड़ती है और वो संसद का अपना जो है प्रांगण आ जाता है जहां लोकसभा है। तो जब लोकसभा चलेगी तो वहां जाऊंगा अपनी बात कहने के लिए, जब नहीं चलेगी तो आके धरने में बैठ जाऊंगा। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, एक एक चीज की अहमियत समझता हूँ। मैं जाके जंतर मंतर में बैठ सकता था, लेकिन मैं जंतर मंतर से गाड़ी लेकर इधर को जाता हाउस की तरफ, मेरे पीछे बहुत सारे लोग भागते। तो व्यवस्था होती तो मैंने वो छोड़ दिया। मुझे लगा कि मैं दूसरे का इंतजार क्यों करूं, मैं भी तो एक युवा हूँ, मेरी भी तो जिम्मेदारी, मैंने भी तो तनख्वाह लेता हूँ, मैंने भी तो शपथ ली है संविधान की, तो मैं क्यों ना करूँ इस काम को। भाई ये तो चाहती ना हर मास शहीद आजम भगत सिंह और चंद्रशेखर जी पैदा हो, लेकिन हो पड़ोसी के यहाँ, क्योंकि उनको शहादत देनी है। तो दूसरों से क्यों उम्मीद करें। उन युवाओं ने तो पढ़ाई लिखाई करने का काम है, हम राजनीति कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बैठती है। हम तो ये जो है इस बात की जिम्मेदारी लेके हमने पार्टियां दल बनाए, तो हम इस काम करेंगे। तो मैं बैठ गया, एक रात गुजरी, एक दिन गुजरा, फिर एक और रात गुजरी, फिर एक और दिन आया। बहुत सारे सांसद भी मिलने आए, बाहर को भी देख रहा था क्या हो रहा है। सरकार के मंत्री भी आए मुझे मनाने के लिए, मगर मैंने उनसे कहा कि मुझे मनाने के बजाय धर्मेंद्र प्रधान जी को मनाइए कि वो इस्तीफा दे, क्योंकि वार्ता तभी शुरू होगी जब इस्तीफा हो जाएगा। ये पहली बार है कि मैं इतना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था अकेले बैठ के। ये भी ऐतिहासिक है, आप सब लोग जानते हैं। आपने कभी मुझे ऐसे देखा नहीं होगा कि मैं अकेला बैठ के आंदोलन कर रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों, आंदोलन से आके यहाँ क्यों, जब आंदोलन हो रहा था तो यहाँ क्यों बैठे? तो उसका कारण है कि कल जो हुआ शायद वो बहुत सारे लोगों ने ना देखा, मगर मैंने देखा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल जो हुआ है वो किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छा नहीं। जब आपके साथ अन्याय होता तो आप कहां जाते हैं? पुलिस के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास। और जब अन्याय करने वाली सरकार हो तो जो नहीं सुन रहा सरकार का व्यक्ति, उससे बड़े व्यक्ति की तरफ हम लोग मांग पत्र देते हैं, आंदोलन करते हैं। और जब सरकारी दमन करने लग जाता हो कहां जाते हैं? सरकार दमन पर उतरा है कोर्ट में। और जब राज्य के कोर्ट ना सुने, हाई कोर्ट ना सुने, तो हम कहां जाते हैं? और जब सुप्रीम कोर्ट में बैठे चीफ जस्टिस ये कह दें कि हम पे अन्याय देखने का समय नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? जब हम पे अन्याय होता है तो हम कहते हैं कि आई विल सी यू इन कोर्ट। और जब कोर्ट जो है, जैसे मेरे साथ कई बार उलझन होती तो मैं कहता हूं कि मैं आपको पार्लियामेंट में देख लूंगा, मेरा प्रिविलेज है, मैं जाके जो है दूंगा भी, मैंने दिया भी है किसी के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ। लेकिन जब न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठे सबसे रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ये कह दें कि हम पे समय नहीं है, तो फिर नाउम्मीद हो जाते हैं लोग। मैं भी ऐसा ही हुआ, कल निराशा हुई ये सुन के कि हम पे समय नहीं है वीडियो देखने। हम कहाँ जाए? वो बच्चे कहाँ जाए? वो बच्चे कहाँ जाए? उस अन्याय के खिलाफ कहाँ जाके लड़े? अमेरिका की कोर्ट में, या नेपाल बांग्लादेश की कोर्ट, कहाँ जाए? या रूस? मुझे लगा कि अब समय आ गया है, अब जो चुप रहेगा उसको जनता माफ नहीं करेगी। अब समय आ गया है लड़ने का, और इस तरह से लड़ने का कि देश का हर एक व्यक्ति, जहां इंटरनेट नहीं है, वो भी जान जाए, वो भी जाग जाए, वो भी समझ जाए कि हम निर्णायक समय में हैं। आज जो चुप रहेगा वो भी मरेगा, और जो बोलेगा वो तो किस हालत में आप देखें।
प्यारे साथियों, हम भारतीय हैं, हम निराशा में भी आशा ढूंढते हैं, हम निराश नहीं होते। जब हमें कोई बहुत मुसीबत आती है तो हम क्या कहते हैं कि अच्छा हुआ इतनी इसमें टल गई, क्या पता इससे बड़ा हो जाता। अक्सर दुर्घटना हो जाती है, पैर टूट गया, हाथ तो सर फूट, क्या कहते हैं कि अच्छा हुआ इसी पे चली गई भाई, क्या पता जान ही चली जाती, और अपने अपने ईश्वर का शुक्रिया अदा करते, धन्यवाद करते। तो हम आशावादी लोग हैं। अब हमने तय किया कि आंदोलन घर घर जाना चाहिए। हम उन बच्चों से ही सारी उम्मीद ना लगाएं, कुछ हमारी जिम्मेदारी भी है, हम अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहें। और आप जानते हैं, मैं जब बैठा था रात में तो जो लोग नहीं थे 20 में, अगले दिन वो भी सड़कों पे थे। इस बात को गंभीरता से आप समझ सकते हैं कि वो 20 में सड़कों पे क्यों नहीं थे, या 19 में क्यों नहीं थे, और वो 21 में क्यों थे। आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब समय आ गया है कि हम एक निर्णायक जन आंदोलन शुरू करें। और वो इसलिए क्योंकि जन आंदोलन ही एक रास्ता बचा है। सरकार जब नहीं सुनती तो संविधान के दायरे में एक जन आंदोलन होना चाहिए, और वो हिंसक ना हो, क्योंकि हम जिन विचारों को हम लोग फॉलो करते हैं, जिस संविधान से हम लोग संचालित होते हैं, वो संविधान कहता है कि आंदोलन करो लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो हिंसा से मेरी असहमति, वो कोई भी करे, चाहे वो पुलिस करे या सरकार करे या कोई आम आदमी करे। मैं हिंसा का न समर्थक हूं, न कभी भविष्य में हो सकता हूं, क्योंकि मैं तो जानता हूं, मैं बार बार कहता, अगर हम हिंसा के रास्ते पर जाएंगे तो हमें गोली मारना आसान हो जाएगा। ये कह के इस देश में जितने प्रोटेस्ट हुए हैं, आप किसान आंदोलन देखो तो उन पर किस तरह के सवाल खड़े किए गए, लाठियां भी बजी, आपने खूब देखा, कीलें भी लगाई गई, बड़ी बड़ी कीलें, रास्ते बंद किए गए। जब महिला पहलवान लड़ने आई थी तो क्या क्या कहा गया। और कोई भी आंदोलन आता है तो वो कहाँ से फंडेड है, क्या क्या, कितने सवाल खड़े होते हैं। मेरा काम नहीं किसी पे सवाल खड़ा करना। जो लड़ रहा है उसको वो भी जिंदाबाद है, जो नहीं लड़ रहा है उसको लड़ना चाहिए। जब लड़ेगा तभी वो जिंदाबाद होगा, मैं इस बात को मानता हूं। इसलिए मेरी कुछ मांगे हैं इस मंच के माध्यम से, जो हम लोग बैठे हैं, अपने दल और अपने संगठन के माध्यम से सरकार, देश के प्रधानमंत्री से। मेरी बात तो उनको 2 दिन में सुन गई थी, इसलिए उनके मंत्री मुझसे वार्ता करने आए, लेकिन 30 दिन तक बच्चों की आवाज नहीं सुनी गई। आज ऐसे हालात नहीं होते जो अभी हैं। और आपने ये भी देखा होगा, मेरी एक चिंता ये भी है इस आंदोलन को शुरू करते हुए, पिछले 2 दिन से बहुत जबरदस्त हिंसा जो है आंदोलन में हो रही है। पुलिस, RF के जवान टकरा रहे हैं, बच्चे टकरा रहे हैं, मन में पीड़ा हो रही है, ऐसा ना कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए, कुछ लोगों की जान चली जाए, फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए जिम्मेदारी उठाई है। पहली, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना ही चाहिए, क्योंकि इन 20-21 बच्चों के मौत के सीधे जिम्मेदार वो हैं। मुझे किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है कि किसने किसकी वजह से आत्महत्या जैसा कदम उठाया। इसलिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना ही चाहिए। साथ साथ शहीद परिवारों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा, जो मांग उस मंच की भी थी, वो उनको मिलना ही चाहिए। उसके बाद आज भी हाउस चला, 2 बजे तक एडजर्न हो गया। संसद में पेपर लीक और पुलिस द्वारा जो अन्य अत्याचार किया गया है, जो हिंसा की गई है, उस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए बिना टाइम के, जो हर व्यक्ति अपनी बात को रख सके, क्योंकि हम लोगों को कम समय मिलता है तो हम पूरी बात नहीं रख पाते। वरना तो जो हमने अपनी आंखों से देखा, एक तो होता है दूर से देखना, जो मौके मौजूद था उसको तो पता है कि क्या क्या हुआ है, किस तरह से आंदोलन को उकसा के और लाठीचार्ज किया गया, और किस तरह से असामाजिक तत्वों ने बढ़ के जो है उस आंदोलन को डिस्टर्ब किया, कमजोर किया। और लगातार वहाँ इस तरह के असामाजिक तत्व लगातार आ रहे थे, और उनको रोकने की पुलिस ने क्या व्यवस्था की, क्या उनको डिटेन किया, ऐसा भी मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। उसके साथ साथ किसी भी बच्चे पे, छात्र छात्रा पे कोई कार्रवाई 20 तारीख की घटना पर ना हो, क्योंकि जिन लोगों ने ये किया है, हिंसा से मेरे मन में पीड़ा है, इसलिए मैंने खुद को हिंसा के वाले रास्ते से हमेशा दूर रखा है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि जब इसकी जांच होगी तो पता लगेगा कि हिंसा करने वाले छात्र छात्रा नहीं, वो वही लोग थे जो चाहते थे कि आंदोलन कमजोर हो जाए। और अगर किसी भी आंदोलन में कोई उस तरह की गाइडलाइन नहीं है तो कोई भी हिंसा करने वाला व्यक्ति आ सकता है, 1-2 दिन आपकी भाषा बोल सकता है, 2 दिन बाद उनकी भाषा बोल सकता है, और आंदोलन को कमजोर कर सकता है। आंदोलन महत्वपूर्ण है,
कोई मंच महत्वपूर्ण नहीं है। हम तो एक पार्टी के वर्कर हैं, एक संगठन के वर्कर हैं। हम इसी की हमारी आइडेंटिटी यही है। हम जुड़े भी इसलिए थे उस मंच से क्योंकि वो आंदोलन विषय आधारित था, शिक्षा आधारित था, ना कि किसी और विषय से। उसके बाद शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई, साथ साथ पुलिस द्वारा छात्राओं के साथ की गई अशोभनीय व अमर्यादित घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई। पुलिस के साथ सादी वर्दी में मौजूद व्यक्ति कौन थे तथा पुलिस के हेलमेट व लाठियां डंडे उन लोगों को कहां से प्राप्त हुए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपने भी देखा कई वीडियोज हैं, वो पुलिस दाढ़ी रखे हुए लोग, उस तरह कलावा बांधे हुए लोग, उस तरह से मतलब जो आइडेंटिफिकेट हो रहे हैं, जो पुलिस का काम नहीं, ये रूलिंग में नहीं आता है। एक अलग आइडेंटिटी के लोग उस तरह के, वो कौन थे, उनके पास सरकारी डंडे कहां से आए, सरकारी जो है वर्दियां कहां से आई, इसकी जांच होनी चाहिए। वीडियो अवेलेबल है। वैधता अवधि समाप्त हो चुके आंसू गैस के हानिकारक गोलों का प्रयोग अपने ही देश के युवा बच्चों पर क्यों किया गया। साथ साथ प्रदर्शन स्थल पर स्थगित वाहन तथा पत्थरों से भरा ट्रक कहां से आया, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। पुलिस कर्मियों के पास कीलो वाली लाठियां कहां से आई, वो कीलो से किसान आंदोलन याद आ जाता है। वो लाठियां देखी जिनमें कीले लगे हुए थे। जिस बच्चे को लगी होगी या जिस बच्चे को लगी होगी, शायद वो कभी लौट के दिल्ली की तरफ ना आए आपके इस व्यवहार के बाद। तो उसकी जांच हो और उसका उपयोग करने का आदेश किसने दिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। साथ साथ पुलिस व केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवानों की वर्दी पर नाम पट्टिका क्यों नहीं थी, इसकी भी जांच हो रही है, उत्तरदायित्व। और भविष्य में कभी भी कोई प्रोटेस्ट हो तो सरकार सुनिश्चित करे कि जो जवान ड्यूटी लगे वो वर्दी में ही हो, जो है संतोष है, विश्वास ना पैदा, और उसकी नेम पट्टिका हो, जिससे पता लग जाए कि कौन अच्छा काम कर रहा है और किसने जो है अपने ऊपर कोई काबू नहीं रख पाया, उसने बच्चे बच्चियों का हरसमेंट किया, ये भी सामने आना चाहिए। साथ साथ नीट, यूजी 2026, AIEEE, JEEE मेन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पाई जाने वाली अनियमितताओं को समाप्त करने हेतु प्रभावी व्यवस्था की जाए। सभी सरकारी भर्ती प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क ना लिया जाए, क्योंकि वो तो बेरोजगार हैं। अभी तो आप ही से उम्मीद करते हैं कि आप उनको कोई भत्ता दोगे, लेकिन आप उनसे हर बार पेपर में शुल्क लेते हैं। वो टैक्स भी देते हैं, आपको शुल्क भी देते हैं। तो परीक्षा शुल्क बंद हो। महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र उनके गृह जनपद में रखा जाए, कोई परीक्षा क्यों ना हो, राज्य कराए या केंद्र कराए। तथा पुरुष अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र उनके गृह जनपद अथवा सीमावर्ती जनपदों को निर्धारित किया जाए, जिससे बेरोजगार युवा पेपर के नाम पे उसका शोषण ना हो कि वो जाए 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर। साथ साथ पेपर लीक व भर्ती संबंधित अनियमितताओं के मामले में सख्त, निष्पक्ष एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कर उम्र कैद की सजा दी जाए। सभी विभागों के रिक्त पदों को निर्धारित समय सीमा के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाए। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया जाए कि कब पेपर होगा, बच्चों को आइडिया हो, पहले से डेट निर्धारित हो, कब उसका फॉर्म भरा जाएगा, कब उसका टेस्ट होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा। ये रोस्टर हमारे यहाँ है ही नहीं। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर रोस्टर बने, जिससे कि बच्चे अपनी तैयारी पूरी तरह कर पाए। कई बच्चे काम भी करते हैं, लेकिन जब परीक्षा आती है तो छोड़ देते हैं। अब ये पेपर लीक होता है तो उनके मन पे क्या बीतती है, फिर दोबारा से काम, घर भी चलाना है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं। GDP जो कहती है वो अमीरों की बात है, लेकिन आम आदमी की जिंदगी अच्छी नहीं, वरना 80 करोड़ लोग सस्ता राशन नहीं ले रहे उत्तर प्रदेश के अंदर। साथ साथ भर्ती प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं में लागू नॉर्मलाइजेशन को प्रणाली को समाप्त किया जाए। जिन परीक्षाओं में स्कोर बोर्ड जारी किए बिना परिणाम घोषित किए गए, उनके परिणाम के साथ प्रत्येक अभ्यर्थी का स्कोर बोर्ड अनिवार्य रूप से किया जाए। इंपॉर्टेंट ये है कि प्लेट गन्स जो है, पैलेट गन जो थी, अगर वो लग जाए किसी को नजदीक से, किसी की आंख जा सकती है। ये क्रिमिनल नहीं थे, ये जंतर मंतर था, जलियांवाला बाग नहीं था। आप भारतीय सरकार थे, आप जनरल डायर ओडवायर नहीं थे कि आपने ऐसा आदेश दिया कि पैलेट गन जो है चलानी पड़ी, और वो लगी भी है बच्चों को। इतने निर्दयी होना किसी भी सरकार के लिए खतरनाक है और देश के लिए भी खतरनाक है। पुलिस स्टेट नहीं, जो मैंने बता दिया आपको, भविष्य में किसी प्रोटेस्ट में जो जवान हो। साथ साथ
न्यायपालिका से मेरा आग्रह है, माननीय न्यायपालिका और सरकार से, कि वो युवाओं को कीड़े मकोड़ा समझना बंद करें। ये युवा हैं, देश की रीढ़ है। इनको अगर आप कीड़े मकोड़े समझोगे तो इनके मन में अविश्वास, निराशा पैदा होगी। ये देश किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। और मैं समझता हूं कि देश के लिए कुछ करने का मौका बहुत कम मिलता है। और मैं और मेरे साथी जो हैं, हम युवाओं के लिए, जो 50% ज्यादा आबादी, कुछ करने के लिए इस बार संघर्ष करेंगे, जो फैसला हम आज ले रहे हैं। क्योंकि अगर आज नहीं लड़े तो मैंने पहले भी कहा कि उन अपने आने वाली पीढ़ियों से और वर्तमान के अपने छोटे भाइयों बहनों से कैसे आंख मिला पाएंगे। इसलिए आंदोलन को मजबूत करेंगे। बस मेरी युवाओं से अपील है, जो कहीं भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि वो हिंसा से दूर रहें, किसी के उत्साह में ना आए, शांतिपूर्ण आंदोलन करें। और आज ही हम कोशिश करेंगे, जो मेरे साथी हैं पार्लियामेंट में, उनसे वार्ता करके हम देश के गृह मंत्री से मिलेंगे। क्या उनको इस इतनी बड़ी घटना की जानकारी नहीं है? अगर वो हमें नहीं सुनेंगे तो हम वहीं उनके दफ्तर के बाहर अपना विरोध भी दर्ज कराएंगे। जब बाबा साहब के स्टैचू पे धरना हो सकता है तो उनके दफ्तर के बाहर भी हम धरना कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, क्योंकि देश के युवाओं को सवाल है। और यहाँ पुलिस गृह मंत्री जी के पास है, उनको जवाब देना पड़ेगा। उनकी चुप्पी अविश्वास पैदा कर रही है। जब बेटियां दिल्ली में सुरक्षित नहीं तो कहां सुरक्षित होंगी। और हम लोगों ने तय किया कि आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी 25 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पर आंदोलन करेगी। मैं आपके माध्यम से अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि आंदोलन इतना मजबूत होना चाहिए, शांतिपूर्ण संवैधानिक मर्यादाओं में, कि सरकार को पता लगे कि अब इस आंदोलन को लाठी डंडों से दबाया नहीं जा सकता, वार्ता करनी पड़ेगी और बच्चों की मांग माननी पड़ेगी। अगर जिला मुख्यालय आंदोलन से काम नहीं चला तो फिर क्या? तो फिर राज्य स्तरीय आंदोलन होंगे, प्रदेश स्तरीय मुख्यालयों पर मार्च होंगे, घेराव होंगे, धरना प्रदर्शन होंगे। उससे भी काम नहीं चला तो जेल भरो आंदोलन भी चलाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अगर लाखों लोग गिरफ्तारी देनी पड़ी तो लाखों लोग गिरफ्तार देंगे, लेकिन युवाओं को बर्बाद होने नहीं देंगे। वो हमारा भविष्य है। उससे भी काम नहीं चला तो जैसे आज महाराष्ट्र बंद बुलाया गया है कुछ संगठनों के द्वारा, अपने युवा भाइयों बहनों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए और उनकी पीड़ा को कम करने के लिए देश बंद जैसा आंदोलन भी करेंगे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। इस बात के लिए मैं आज आपके बीच उपस्थित हूं कि बहुत हो गया है, बहुत हो गया है, अब नहीं। और अब नहीं तो कभी नहीं। आज उन्हें हमारी जरूरत है। नेता तो जाते हैं चुनाव के समय हाथ जोड़कर उनकी बस्तियों में वोट मांगने के लिए, लेकिन आज उनको हमारी जरूरत है। हमारे लिए राजनीतिक नहीं है, हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हर घर में नौजवान हैं। हम अपने संगठन के जरिए, क्योंकि हम एक बड़े संगठन को रिप्रेजेंट करते हैं, आप इस बात को जानते हैं। दिल्ली में भी हमने 5-5 लोगों के आंदोलन पहले किए हैं और शांतिप्रिय आंदोलन किए हैं। कभी कोई एक पत्ता भी नहीं हटा, कभी किसी को कोई चोट भी नहीं लगी। गर्मी, भयंकर गर्मी में आंदोलन किए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब ये आंदोलन बढ़ेगा, अब ये आंदोलन किसी पर रोके नहीं रुकेगा। और उत्तर प्रदेश में तो अघोषित इमरजेंसी लग गई है। इसका मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। हमारे सारे ही पदाधिकारी डिटेन किए हुए पुलिस ने, तहसील से लेकर जिले प्रदेश स्तर के सारे पदाधिकारी। और उसके साथ साथ मैंने जब अभी मेरे पास ऑफिस मैसेज आया, जो लोग बाहर हैं वो 25 तारीख का बैनर बनवाने के लिए गए तो सारे बैनर बनाने वाले शॉपों ने मना कर दिया कि प्रशासन ने कहा बैनर नहीं बनाना। आप कहोगे तो मैं अपने फोन से अभी आपको मैसेज दिखा दूंगा, आप जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलता। उन्होंने मना कर दिया कि बैनर नहीं बनाना है क्योंकि हुकूमत चाहती है कि उनका विरोध ना हो। लेकिन सच ये है कि हुकूमत को नहीं पता कि नौजवानों ने बगावत कर दी है। आप मान जाओ या ये नौजवान आपको मना देंगे मेरी बात को आप। और जिसको नहीं पता वो जान ले। 11:30 बजे से 7:30 बजे तक मैं प्रोटेस्ट के बीच में था। और अगर हम नहीं होते तो क्या होता? हम प्रथम रंगते भारतीय हैं, हमारे लिए देश पहले है। हम डेमोक्रेसी को मानते हैं, इसलिए हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की। वरना उस भीड़ में
कोई अपनी जान का रिस्क लेने को तैयार नहीं था। जहां पुलिस लाठी लेके, पैलेट गन लेके, टीयर गैस, मैंने भी टीयर गैस का दर्द झेला है, कुछ पत्रकार साथी भी यहाँ जो मौके मौजूद थे, हमें भी लाठियां लगी, हमारे साथियों को भी लाठियां लगी, लेकिन वो लाठियां 1000 बार स्वीकार हैं बच्चों के साथ इस अन्याय को रोकने के लिए, उनकी मांगों को पूरा कराने। जो रोड है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड वही है ना, मेन जो है उसका वीडियो आप देखना, कम से कम 1 लाख युवा थे वहां जो हम पे विश्वास करके बैठे थे, जिनसे हमने अपील की थी कि आप उठना मत, क्योंकि मुझे ये भी पता था वो उठ के आगे जाएंगे, और आगे भी पूरा पैक है, बैरिकेडिंग हुआ, और उसके अगली तरफ गोलियां उनका इंतजार कर रही है उनकी जीवन रक्षा के लिए, क्योंकि उनको आंदोलन का अनुभव नहीं। मैंने उनसे हाथ जोड़ जोड़ के रोक के रखा कि आप आगे बन जाना, यहीं बैठ जाओ, सरकार आपको सुनेंगी अगर आप इसको शांतिपूर्वक रखोगे। मैं पुनः इस बात को दोहरा दूं कि हम इस आंदोलन में इसलिए हमने सहयोग किया इस मुद्दे का, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में पहले से है। मैं तो चाहता हूं कि आरटीई में जो है, जो प्रावधान किए गए उससे आगे बढ़ के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 जो है उसको मजबूत करते, कक्षा 1 से PhD तक की पढ़ाई मुफ्त हो, जिससे अमीरों के बच्चे तो पढ़े, गरीब के बच्चे भी पढ़े। और यूपी में तो हमने कहा कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाई मुफ्त करेंगे, वो भी क्वालिटी एजुकेशन। एक ICSE CBSE बोर्ड में और एक प्राइमरी स्कूल में जहाँ टीचर्स भी नहीं है, सारे विषय भी, कैसे मुकाबला होगा, इस बात को भी हमें समझना है। अब मुझे नहीं लगता कि मैं और कुछ कहूँ, कोई आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं यहाँ से प्रस्थान करूँ, क्योंकि 2 बजे फिर से हाउस चलेगा। सर, जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन जारी है। प्रधानमंत्री का पहला बयान सामने आया जिसमें कहा गया है कि पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया। अच्छा, सच ये है कि 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं पिछले 15 सालों में, और शिक्षा का बजट कम किया है इसी सरकार ने, ये भी आप और मैं जानते हैं। नहीं भरोसा तो आप चेक कर लो कि लगातार शिक्षा का बजट कम किया है, और शिक्षा सवालों को जन्म देती है, इसलिए शायद ये सरकार शिक्षा विरोधी। मुझे आंदोलन करने आते हैं, मैं किसी के आंदोलन को हाईजैक नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उनकी मदद के लिए गया था। हम उससे बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, पूरे इससे बड़े बड़े आंदोलन हमने किए हैं, अगर उनको आवश्यकता पड़ेगी तब मैं देखूंगा इस विषय को। हमारी टीम दिल्ली की काम कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी देश में बहुत ज़रूरत है उस आंदोलन को भी। और सबसे बड़ा आंदोलन मैं आपको कह रहा हूँ, जहाँ इमरजेंसी लगी है घोषित, सबसे बड़ा आंदोलन लखनऊ में होगा इसी समय के अंदर। जो मैंने मांगे की है उसके लिए मैं सरकार को 15 दिन का समय देता हूँ। आंदोलन तो उसके बीच में भी होंगे, लेकिन 15 दिन के बाद वो होगा जो नेक्स्ट स्टेप है, चाहे जेल भर हो, चाहे भारत बंद की कॉल दी जाए, या मार्च हो सहारनपुर से लखनऊ से दिल्ली, या दिल्ली से लखनऊ, कुछ भी हो, लेकिन सरकार को जवाब देना पड़ेगा, चुप नहीं रह सकते। पहले इस्तीफा होगा, उसके बाद बात होगा। मैं 3 दिन तक वहां बैठा था, और अब मुझे लगा कि अब सड़क का समय आ गया है, इसलिए मैंने पीसी की कि मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकता हूँ। देश के युवाओं का मामला है, उनको खतरे में नहीं डाला जा सकता है, उनको लाठियों के सामने, गोलियों के सामने नहीं खड़ा किया जा सकता है। आप जानते हैं मैं डायरेक्टली आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का मेंबर कार्यकर्ता हूँ, मैं CJP का ना मेंबर हूँ ना कार्यकर्ता हूँ, हम उनसे जुड़े हुए नहीं है, लेकिन फिर भी इस विचार को, क्योंकि शिक्षा का आंदोलन था, हमने सपोर्ट किया। अब हम अपने तरीके से इसको पूरे देश में चलाएंगे, और हमारे कार्यकर्ता 25 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पर अपनी शक्ति का एहसास कराएंगे कि हम इस आंदोलन को पूरी मजबूती से सरकार के सामने खड़ा करेंगे कि सरकार उन बच्चों की मांग को सुने। एक्चुअली उस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या जो है वो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों की थी, इसलिए सबको लगता है कि हमारा कोई कनेक्शन है। मैंने पहले ही कहा कि CJP से मेरा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, ना हमारे संगठन का। आंदोलन से हमारा कनेक्शन ये था क्योंकि आंदोलन अन्याय हो रहा था, तो हमने तब मदद की, और अब हम अपने तरीके से आंदोलन को मजबूत से आगे बढ़ाएंगे। तो पॉलिटिकल कोई विषय आएगा तो मैं समय आने पर बता दूंगा, अभी तो कोई ऐसा विषय नहीं। गौरव, मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कहा अभी सांसद जी, मैं कहना चाहूँगा, जैसे आपने अभी कहा जब आप बाबा साहेब की प्रतिमा के पास बैठे हुए थे, तमाम लोग मिलने भी आए, विपक्ष के भी और सरकार की तरफ से भी 2 लोग आए थे आपको मनाने के लिए,
लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कोई आया, कोई बातचीत हुई, पीछे से बातचीत हुई या क्या चल रहा है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कोई आगे से आया पीछे से आया, क्या फर्क पड़ता है। मुझे मेरे लोगों ने वहाँ चुन के भेजा है गौरव भाई, मैं वहाँ किसी की दया पे नहीं गया। मेरे लोगों ने मुझे वोट भी दिया है, नोट भी दिया है, वो मुझे मानते हैं कि वो अकेला आदमी। आप नहीं मानते कि 20 को कोई भी नहीं था और 21 में सब लोग गिर पड़ रहे थे? आप नहीं मानते कुछ बात हुई थी 20 में? 20 की रात की वो जो निर्णायक लड़ाई लड़ी गई थी, जो बच्चों में हौसले में कमी आ गई थी कि हम कैसे लड़ेंगे लाठीचार्ज के बाद, मैं वहां इसलिए बैठा था उनको बताने के लिए कि आप भी बैठो, मैं भी बैठूंगा, आंदोलन चलेगा। और मैं फिर एक बार आपको कह दूं, यूपी में भी एक यूनिवर्सिटी तोड़ने का इंतजाम किया जा रहा है। यूपी में जो प्रोटेस्ट होगा वो उसमें उस यूनिवर्सिटी के इश्यू को भी, मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी को भी हम लोग रखेंगे। उस यूनिवर्सिटी को जो बच्चों के लिए, क्योंकि शिक्षा जुड़ा मामला है, वो जिस पार्टी में वो एक अलग बात है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी को बचाना हमारा दायित्व है, इसलिए हम लोग लड़ेंगे। जब इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, और आपको पता है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जहाँ रहते हैं उसका भी नक्शा नहीं है, जिन चीज़ों का नक्शा नहीं किया सारे तोड़ दी जाएंगी। और जब वो बनी थी तो तब वो आरडीए का हिस्सा भी नहीं थी, इस बात को भी आप और मैं जानते हैं। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिस्सा वो नहीं था, ये भी मुझे जानकारी है। तो फिर क्यों नक्शा मांग रहे हो? आपकी लड़ाई यूनिवर्सिटियों से है, आपकी लड़ाई शिक्षा से है। आप शिक्षा के दरवाजे बंद करोगे, आपने 94,000 स्कूल बंद करें, और हम आपकी अन्याय की इस लड़ाई को रोकने का काम करेंगे। हम, आप भी तैयार हो, हम भी तैयार हैं। चंद्रशेखर, अभी आपने एक बात कही, जो आपने कहा कि 15 दिन का जो आपने अल्टीमेटम दिया है, तो वो 15 दिन का अल्टीमेटम क्या है? और दूसरा ये कि जो 20 तारीख को लाठियां बजी, आपको लगता है कि उन लाठियों की आवाज के बाद से ये आंदोलन और बड़ा होगा? और जिस तरीके से भीम आर्मी कह रही है कि 25 को जिला मुख्यालय को प्रदर्शन करेंगे, तो कितना बड़ा इस आंदोलन को बनाने की आपको लगता है कि जरूरत है? युवाओं की जो एक आवाज है उसको एक मुश्त, एक जो लोग पॉलिटिकली बड़े सक्रिय हैं, सोशली बड़े सक्रिय हैं, वो हर एक आवाज जो है इस आंदोलन के साथ जुड़ना चाहते हैं। बस वो चाहते हैं कि वो जहां जुड़े वो आंदोलन हिंसक ना हो जाए, क्योंकि सामने वाले बड़ा उकसाने का काम करेंगे, डिस्टर्ब करने का काम करेंगे। सब ये चाहते हैं आंदोलन तो चले, लेकिन हिंसा ना हो, उसमें किसी को चोट ना लगे। क्योंकि भीड़ में जब कोई, एक बच्ची आपको पता बहुत बुरी हालात में, गंभीर है, हम उसकी चिंता कर रहे हैं, उसी की बात सुन के मुझे दर्द हुआ। जिस तरह की कंडीशन उसकी, जिस तरह दबी है, जहाँ जहाँ उसको चोट लगी है, उससे मेरे मन में ये भाव पैदा हुआ कि मुझे सोना नहीं चाहिए। तो इसलिए हम लोग 25 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं, वो मजबूत आंदोलन होगा। और ये 15 दिन का अल्टीमेटम इसलिए है कि ये 15 दिन पार्लियामेंट चलेगी, सरकार अपनी तैयारी कर ले, पहले इस्तीफा होगा तभी वार्ता होगी, ये मेरा पक्ष है। चंद्रशेखर जी, आपने अपनी एक दूसरा जो मांगे मैंने और रखी है कि उन बच्चों पे कार्रवाई ना हो, उनके परिवार को मुआवजा मिले, पेपर लीक को राष्ट्रद्रोह की संज्ञा में लाके वहां जो है कठोर कार्रवाई, उनका जैसी सजा हो, और राष्ट्रीय जो है और राज्य स्तर की परीक्षाओं का कैलेंडर बने, ये सब मांगों को सरकार कंसिडर करे। शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। मैं मानता हूं धर्मेंद्र प्रधान हटने चाहिए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के बाद जो व्यक्ति बने, क्या वो हमें बच्चों को इन समस्याओं से निजात दिला पाएगा? ये भी हमें सोचना है। इसलिए इस प्रणाली में, इस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। इसलिए हम सरकार से अपनी अगली बात भी रख रहे हैं। इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल, इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल, आस भाई के बाद आस भाई को भी आस है। चंद्रशेखर जी, अपनी बातचीत में बहुत महत्वपूर्ण वर्ड यूज किया, जलियांवाला बाग। तो चूंकि हम देख रहे हैं पिछले 12 घंटों में जंतर मंतर में जितने भी 50,000 के आसपास स्टूडेंट है, उसका एक्सेस क्लोज कर दिया गया है, अब खाना भी रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग भी ऊंची कर दी गई है, और टेरराइज भी इनको किया जा रहा है। तो क्या ये डर जो बच्चों में फैल गया है, टेरराइज हो गए बच्चे, तो क्या जलियांवाला? मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो डायरेक्ट कोशिश करूंगा कि गृह मंत्री जी के ऑफिस जाऊंगा, अगर वो होंगे, हालांकि मैंने उनसे समय नहीं लिया अभी, और वो समय लेके मिलते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, परिस्थिति ऐसी है कि वो संज्ञान लें। उनको ये तय करना है कि उन गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर पुलिस के अधिकार कार्रवाई होगी नहीं होगी। आपने एक वीडियो देखी, एक बच्ची अपनी माँ के साथ आ रही है और एक डीसीपी है उसको इतनी खींच के थप्पड़ मारते हैं। क्यों? वो जानवर है क्या? कर्जदार है तुम्हारे? तनख्वाह लेते उसकी टैक्स के पैसे, पागल हो गए क्या? कहाँ मारने लग गया? प्राइवेट पार्ट
अंधे हो गए, दिखाई देता आप लोग, सब चुप रह सकते हैं, सब काम बंद कर सकते हैं, सब आंखों बंद, हम नहीं करेंगे, हम जाके बात करेंगे। और अगर उन्होंने वो नहीं सुनेंगे, उस तरह की हिंसा को नहीं रोकेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंडर है, फिर और बड़ा आंदोलन होगा। मैं आपको ये बात विश्वास करके देता हूँ। मैं यहाँ सीधा जाऊंगा उनके पास, जो आपने बात बताई, ये चिंता नहीं है बड़ी कि उसको क्लोज कर देगा, वहाँ इतने बच्चे हैं, वहाँ हिंसा हो सकती है, या वो सिचुएशन जलियांवाला बाग की, मैं भी जाके बात करूंगा, और वो नहीं बात करेंगे तो मैं फिर बैठूंगा धरने पे, लेकिन बच्चों को मरने के लिए छोड़ूंगा। मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। बच्चे घायल हुए हैं, कहाँ हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनकी संख्या कितनी है, क्या कोई कैजुअलिटीज हुई है, इस पे भी कोई तस्वीर अब तक साफ नहीं है। नहीं, उन्होंने साफ नहीं की, लेकिन हम पे इन्फॉर्मेशन है, हमारी टीम जाके बच्चों से मिली है। एक बच्ची जो बहुत घायल थी, इसका नाम साक्षी है, वो अभी उसकी वो वेंटिलेटर से होगा, वेंटिलेटर से आउट, सुधार की तरफ है। ये मीडिया के लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। एक बच्चे की तरफ से लेकर सबकी रिपोर्ट है। हम ये चाहते हैं किसी को कैजुअलिटी ना हो। हम पुलिस के भाइयों के साथ भी जो उनको चोट लगी उसकी भी चिंता कर रहे हैं, मगर मैं फिर कह रहा हूँ, देश का पढ़ने वाला युवा किसी को चोट पहुंचाने नहीं आया था। वो लोग, उसकी जांच हो, वो हिंसा करने वाले लोग कौन थे, उनकी आड़ में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मुकदमे दर्ज करके जेल ना भेजा। इसलिए मैंने कहा कि इन पर कार्रवाई ना हो, इसलिए मैंने सरकार से सर, चीफ जस्टिस को क्यों लगता है कि वीडियो देखना उनके लिए जरूरी नहीं है, हस्तक्षेप करना जरूरी नहीं है? आपको क्या लगता है क्यों उन्होंने इस तरीके से? अब मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मुझे तो शिकायत ही कल से ये कि जब आप ही नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। कितने मैटर ऐसे होते हैं सरकार से वो जाके, कई बार SIR का मामला आया और ये जो कितने मेंबर टूट के इधर से उधर चले गए, बहुत सारे वोट कटे, कहाँ गए हम लोग? सुप्रीम कोर्ट। और जब सुप्रीम कोर्ट कहते हैं देखना नहीं है, जो सबको दिख रहा है, पूरी जो दुनिया को दिख रहा है, वो सर्वोच्च न्यायपालिका देखे तो फिर तो मन में भय आना वो है जाहिर है, इसलिए चुप बैठना भी अच्छा है। चंद्रशेखर जी, कई छात्रों को पैलेट गन लगी है, अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस बार बार कह रही है कि पैलेट गन का यूज नहीं किया। इस पर क्या कहना? जिनको चोट लगी है, जो घायल हुए हैं, उनका मेडिकल इस बात की गवाही दे रहा है कि उनको जो इस वेपन से चोट लगी पहले से। सर, आप तो ये भी कह दोगे कि ये सब पुलिस के लोग हैं जो उस तरह की ड्रिल रखते हुए, जो वर्दी में नहीं थे। ये सभी आपके लोग हैं जो डंडे लेके, कुछ नाम भी चिन्हित हो गए हैं कि वो यहीं आसपास रहने वाले लोग। कैसे छूट दिया आपने उनको बच्चे को पीटने की? आखिर पुलिस तंत्र का दुरुपयोग क्यों स्वीकार करें? इसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो बात बताएगी मैं उसकी भी जानकारी करूंगा, और वो बात अगर सही है, साथ ही आस भाई जो जरूरत है, मैं तत्काल यहाँ से सीधे गृह मंत्री के ऑफिस जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं किसी भी सर, क्या आप एकला चलो की नीति पर आ गए हैं? आप अलग करोगे आंदोलन, जबकि आंदोलन चल रहा है देश में बहुत बड़ा, आप उसमें क्यों नहीं शामिल होना चाहते हैं अपनी तरफ से? कहाँ? जिसका नेतृत्व मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। जब आप आंदोलन चलाते हैं तो आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, और जब आप डिसीजन नहीं ले सकते तो फिर आपको सोचना पड़ता है। किसी की जान को दांव पे नहीं लगाया जा सकता, इस बात की जिम्मेदारी। हम एक ऑलरेडी बहुत बड़ा संगठन चलाते हैं जो गाँव-गाँव में, तो क्या बटेगा भी आंदोलन? नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनके आंदोलन को चलना चाहिए, उनके आंदोलन कौन रोक रहा है? मगर हम अपना काम करेंगे, हमें पता है आंदोलन कैसे चला जाता है, चलाना चाहते हैं। कहीं ऐसी जरूरत पड़ेगी तो हम उनकी मदद भी करेंगे, लेकिन हम जब उनको जरूरत थी तो उनकी मदद करने गए भी थे। अब स्थिति अलग है, अब स्थिति वो नहीं। अब सरकार दमन कर रही है और दमन के खिलाफ मुकाबला मजबूत होता है। बच्चों को नहीं रोक सकते, इसलिए हम अपने आप इसको मजबूत करेंगे। सर, सदन के